नमस्कार एंड जोहार दोस्तों। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। आइए इस वीडियो में बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बायोग्राफी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन थे? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय विवेकता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। साथ ही महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन भी किया। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उनके जन्म और महानता की भविष्यवाणी। 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई और रामजी अम्बेडकर के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। उनके पिता रामजी मध्य प्रदेश के महू में तैनात एक सेना अधिकारी थे। वे उस समय ब्रिटिश शासन के तहत किसी भारतीय को मिलने वाले सर्वोच्च पद पर पहुंच गए थे। उनकी मां ने अपने बेटे का नाम भीम रखने का फैसला किया। जन्म से पहले रामजी के चाचा, जो एक सन्यासी के रूप में धार्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बेटा दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। उनके माता पिता के पहले से ही कई बच्चे थे। इसके बावजूद उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया। अम्बेडकर का प्रारंभिक जीवन और प्रथम विद्यालय। 2 साल बाद रामजी सेना से रिटायर हो गए और पूरे परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दापोली में चले गए, जहां से वे लोग मूल रूप से आए थे। भीम को 5 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया था। पूरे परिवार को रामजी को मिलने वाली छोटी सी सेना की पेंशन पर जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब कुछ दोस्तों ने रामजी को सतारा में नौकरी दिलवाई तो परिवार के लिए सब कुछ ठीक लगने लगा और वे फिर से चले गए। लेकिन जल्दी त्रासदी आ गई। बीमार भीमाबाई की मृत्यु हो गई। भीम की मौसी मीरा ने, हालांकि वह खुद अच्छी सेहत में नहीं थी, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। रामजी ने अपने बच्चों को महाभारत और रामायण की कहानियां पढ़ाई और उनके लिए भक्ति गीत गाए। इस तरह से भीम और उनके भाई बहनों के लिए घर का जीवन अभी भी खुशहाल था। वह अपने पिता के प्रभाव को कभी नहीं भूले। इसने उन्हें सभी भारतीयों द्वारा साझा की जाने वाली समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के बारे में सिखाया। जातिवाद। भीम को यह एहसास होने लगा था कि उसके और उसके परिवार के साथ अलग व्यवहार किया जाता था। हाई स्कूल में उसे कमरे के कोने में एक खुरदरी चटाई पर बैठना पड़ता था, दूसरे विद्यार्थियों से दूर। ब्रेक के समय उसे अपने साथी स्कूली बच्चों के कप से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। उसे अपने हाथ आगे करके पानी डालना पड़ता था ताकि स्कूल के केयरटेकर उसमें पानी डाल सके। भीम को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए, उसके साथ क्या गलत था। एक बार उसे और उसके बड़े भाई को गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए गोरेगांव जाना था, जहां उनके पिता कैशियर के तौर पे काम करते थे। वे ट्रेन से उतर गए और स्टेशन पर काफ़ी देर तक इंतजार किए, लेकिन रामजी उनसे मिलने नहीं आए। स्टेशन मास्टर दयालु लग रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। लड़के बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, साफ सुथरे और विनम्र थे। भीम ने बिना सोचे समझे उन्हें बता दिया कि वे महार हैं, एक ऐसे समूह जिन्हें अछूत माना जाता है। स्टेशन मास्टर देख के दंग रह गए। उसके चेहरे पर दयालु का भाव आ गया और वह वहां से चले गए। भीम ने उन्हें उनके पिता के पास ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेने का फैसला किया। यह उस समय की बात है जब मोटर कारों का इस्तेमाल टैक्सी के रूप में नहीं होता था। लेकिन गाड़ी वालों ने सुन लिया था कि लड़के अछूत हैं और वे उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। अंत में उन्हें यात्रा की सामान्य लागत से दोगुना भुगतान करने के लिए सहमत होना पड़ा। साथ ही उन्हें गाड़ी खुद चलानी पड़ी, जबकि चालक उसके बगल में चलता रहा। वह लड़कों द्वारा अपवित्र होने से डरता था क्योंकि वे अछूत थे। हालांकि अतिरिक्त पैसे ने उन्हें मना लिया था कि वह बाद में अपने गाड़ी को शुद्ध करवा सकता है। यात्रा के दौरान भीम लगातार इस बारे में सोचता रहा कि क्या हुआ था, फिर भी वह इसका कारण नहीं समझ पाया। वह और उसका भाई साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उनसे अपेक्षा की जाती थी कि जो कुछ भी वह छूते हैं और जो कुछ भी उन्हें छूता है उसे अपवित्र और अशुद्ध बना देता है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? भीम इस घटना को कभी नहीं भूले। जैसे जैसे बड़े हुए, इस तरह के बेतुका अपमान से
उसे एहसास दिलाया कि हिंदू समाज जिसे अनटचेबिलिटी कहता है वह मूर्खतापूर्ण, क्रूर और अनुचित है। उसकी बहन को घर पर ही उसके बाल काटने पड़ते थे क्योंकि गांव के नाई किसी अछूत के द्वारा अपवित्र होने से डरते थे। अगर वह उससे पूछता कि वे अछूत क्यों हैं, तो वह केवल यही जवाब दे सकती थी, यह हमेशा से ही ऐसा रहा है। भीम इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हो सका। वह जानता था कि यह हमेशा से ही ऐसा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि इसके लिए कोई उचित कारण है या इसे हमेशा ऐसा ही रहना है। इसे बदला जा सकता था। एक उत्कृष्ट विद्वान अपने युवा जीवन के इस समय में, जब उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी और पिता उस गांव से दूर काम कर रहे थे जहां भीम स्कूल जाता था, उसे कुछ अच्छी किस्मत मिली। हालांकि उनके शिक्षक उच्च जाति के थे, लेकिन वे उन्हें बहुत पसंद करते थे। उन्होंने भीम के अच्छे काम की प्रशंसा की और उसे प्रोत्साहित किया, यह देखते हुए कि वह कितना होशियार छात्र था। उन्होंने भीम को अपने साथ दोपहर का भोजन करने के लिए भी आमंत्रित किया। ऐसा कुछ जो अधिकांश उच्च जाति के हिंदुओं को भयभीत कर दिया। शिक्षक ने भीम का अंतिम नाम भी बदलकर अंबेडकर रख दिया, जो कि उनका अपना नाम था। जब उसके पिता ने पुनः विवाह करने का फैसला किया तो भीम बहुत दुखी हुए। उसे अभी भी अपनी मां की बहुत याद आती थी। बंबई भाग जाने की चाहत में उसने अपनी मौसी का पर्स चुराने की कोशिश की। जब वह आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो गया तो उसे उसमें केवल एक बहुत छोटा सिक्का मिला। भीम को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सिक्का वापस रख दिया और खुद से बहुत मेहनत से पढ़ाई करने और स्वतंत्र होने की कसम खाई। जल्दी वह अपने सभी शिक्षकों से सबसे अधिक प्रशंसा जीतने लगा। उन्होंने रामजी से अपने बेटे भीम को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दिलाने का आग्रह किया, इसलिए रामजी अपने परिवार के साथ बॉम्बे चले गए। उन सभी को सिर्फ एक कमरे में रहना पड़ा, एक ऐसे इलाके में जहां सबसे गरीब लोग रहते थे। लेकिन भीम एल्फिस्टन हाई स्कूल में पढ़ने में सक्षम था, जो पूरे भारत में सबसे अच्छे स्कूलों में से एक है। उनके एक कमरे में हर कोई और हर चीज़ एक साथ भीड़भाड़ में रहती थी और बाहर की सड़कें बहुत शोरगुल वाली होती थी। भीम स्कूल से घर आने के बाद सो जाता था। फिर उसके पिता उसे सुबह 2 बजे जगाते थे। तब सब कुछ शांत होता था, इसलिए वह अपना होमवर्क कर सकता था और शांति से पढ़ाई कर सकता था। बड़े शहर में जहां जीवन गांव की तुलना में अधिक आधुनिक था, भीम ने पाया कि उसे अभी भी अछूत कहा जाता था और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे कि कोई चीज़ उसे अलग और बुरा बनाती है। यहाँ तक कि उसके प्रसिद्ध स्कूल में भी। एक दिन शिक्षक ने उसे एक सवाल हल करने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया। सभी अन्य लड़के उछल पड़े और खूब हंगामा मचाया। उनके लंच बॉक्स ब्लैक बोर्ड के पीछे रख दिए गए। उनका मानना था कि भीम भोजन को दूषित कर देगा। जब वह हिंदू धर्म ग्रंथों की भाषा संस्कृत सीखना चाहता था तो उसे बताया गया कि अछूतों के लिए ऐसा करना वर्जित है। इसके बजाय उसे फारसी पढ़नी पड़ी, लेकिन उसने बाद में जीवन में खुद संस्कृत सीखी। मैट्रिकुलेशन और विवाह। समय के साथ भीम मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में पास हो गए। वह पहले से ही समाज को बेहतर बनाने में रुचि रखने वाले कुछ लोगों के ध्यान में आ चुके थे, इसलिए जब उसने परीक्षा पास की तो उसे बधाई देने के लिए एक बैठक आयोजित किया गया। वह अपने समुदाय से इसे पास करने वाले पहले अछूत थे। भीम तब 17 साल के थे। उन दिनों कम उम्र में शादी होना आम बात था, इसलिए उसी साल उसकी शादी रामाबाई के साथ कर दी गई। उन्होंने कड़ी मेहनत जारी रखी और अगली इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्टता के साथ उत्तीर्ण हुए। हालांकि रामजी खुद को स्कूल के फीस का भुगतान करने में असमर्थ पाते थे। उनकी प्रगति में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से भीम की सिफारिश बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ से की गई। साहू महाराजा ने उन्हें मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की। इसकी मदद से भीमराव ने 1912 में बीए पास किया। फिर उन्हें सिविल सेवा में नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी शुरू करने के 2 हफ्ते बाद उन्हें बंबई वापस लौटना पड़ा। रामजी बहुत बीमार हो गए और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने बेटे के लिए वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे, जिसने भीमराव के बाद की उपलब्धियों की नींव रखी। अमेरिका और ब्रिटेन में अध्ययन। बड़ौदा की महाराजा की योजना कुछ उत्कृष्ट विद्वानों को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की थी। बेशक भीमराव का चयन किया गया, लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 10 साल तक बड़ौदा राज्य की सेवा करने के लिए एक समझौते पर सिग्नेचर करना पड़ा। 1913 में वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में अध्ययन किया। अमेरिका में उन्होंने जो स्वतंत्रता और समानता का अनुभव किया, उसका भीमराव पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत का जातिवाद से मुक्त होकर के सामान्य जीवन जीना उनके लिए बहुत ताजगी भरा था।
वे जो चाहे कर सकते थे, लेकिन वे अपना समय पढ़ाई के लिए समर्पित करते थे। वे प्रतिदिन 18 घंटा पढ़ाई करते थे। किताबों की दुकानों पर जाना उनका पसंदीदा मनोरंजन था। उनके मुख्य विषय अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र थे। सिर्फ 2 साल में ही उन्हें एमए की डिग्री मिल गई थी। अगले साल उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस पूरी की। फिर वे कोलंबिया छोड़कर इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। हालांकि उन्हें अपना कोर्स पूरा करने से पहले ही लंदन छोड़ना पड़ा, क्योंकि बड़ौदा राज्य द्वारा दी गई छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। भीमराव को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन लौटने से पहले 3 साल तक इंतजार करना पड़ा। भारत वापसी। इसलिए उन्हें भारत वापस बुला लिया गया और तय समय के अनुसार बड़ौदा में पदभार ग्रहण किया। उन्हें बड़ौदा सिविल सेवा में एक बेहतरीन नौकरी दी गई। भीमराव के पास अब डॉक्टरेट की डिग्री थी और उन्हें एक शीर्ष पद के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। फिर भी उन्हें फिर से हिंदू जाति व्यवस्था की सबसे खराब विशेषताओं का सामना करना पड़ा। यह और भी दर्दनाक था, क्योंकि पिछले 4 सालों से वे विदेश में थे और अछूत के लेवल से वो मुक्त रह रहे थे। जिस दफ्तर में वह काम करते थे, वहाँ कोई भी उसे फाइल और कागजात नहीं देता था। नौकर उन्हें उसकी मेज पर फेंक देता था। ना ही उसे पीने का पानी दिया जाता था और ना ही सम्मान दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ उसके जाति के कारण। उसे कमरे की तलाश में एक होटल से दूसरे होटल जाना पड़ता था, लेकिन कोई भी उसे अपने यहाँ नहीं रखता था। आखिरकार उसे एक पारसी गेस्ट हाउस में रहने के लिए जगह मिल गया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आखिरकार अपनी जाति को गुप्त रखने का फैसला किया था। वह वहाँ बहुत ही असुविधाजनक परिस्थितियों में रहता था, एक छोटे से बेडरूम में जिसमें एक छोटा सा ठंडे पानी वाला बाथरूम जुड़ा हुआ था। वह वहाँ बिल्कुल अकेला था और बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वहाँ बिजली की बत्ती या तेल की दिए भी नहीं थे, इसलिए रात में जगह पूरी तरीके से अंधेरी थी। भीमराव को उम्मीद थी कि अपनी सिविल सेवा की नौकरी के जरिए वह रहने के लिए और भी अच्छा जगह ढूंढ लेगा, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक सुबह जब वह काम पर जा रहे थे तो उसके कमरे के बाहर लाठी लेकर गुस्साए लोगों का एक गिरोह आ पहुंचा। उन्होंने उस पर होटल को प्रदूषित करने का आरोप लगाया और उसे शाम तक बाहर निकलने को कहा, वरना वह क्या कर सकता था। वह बड़ौदा में अपने 2 परिचितों के किसी साथ में भी नहीं रह सकता था, उसकी नीची जाति के कारण। भीमराव पूरी तरीके से दुखी और तिरस्कृत महसूस कर रहे थे। बंबई। सामाजिक गतिविधि की शुरुआत। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी नई नौकरी में केवल 11 दिन बिताने के बाद उन्हें बंबई लौटना पड़ा। उन्होंने वहां एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, लोगों को निवेश करने के बारे में सलाह दी, लेकिन जब ग्राहकों को उनकी जाति के बारे में पता चला तो यह भी विफल हो गया। 1918 में वे बंबई के फिडेनहैम कॉलेज में लेक्चरर बन गए। वहां उनके छात्रों ने उन्हें एक शानदार शिक्षक और विद्वान के रूप में पहचाना। इस समय उन्होंने अछूतों के हित के लिए मराठी समाचार पत्र मूक नायक गूंगे का नेता की स्थापना में भी मदद की। उन्होंने सम्मेलनों का आयोजन और उनमें भाग लेना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें दलितों उत्पीड़ितों द्वारा झेले जा रहे अपमानों की घोषणा और प्रचार करना होगा और समान अधिकारों के लिए लड़ना होगा। उनके अपने जीवन ने उन्हें मुक्ति के लिए संघर्ष की आवश्यकता सिखाई थी। भारत के अछूतों के नेता। 1920 में दोस्तों की मदद से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन लौट पाए। उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर के रूप में अध्ययन करने के लिए भी दाखिला लिया। 1923 में भीमराव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपलब्धि लेकर भारत लौटे। वे शायद इस विश्व प्रसिद्ध संस्थान से डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ के रूप में भी योग्यता प्राप्त की थी। भारत वापस आकर उन्हें पता चला कि भारत में कुछ नहीं बदला है। जहां तक अनटचेबिलिटी की प्रथा का सवाल है, उनकी योग्यता का कोई मतलब नहीं था। यह अभी भी उनके करियर के लिए एक बाधा थी। हालांकि उन्होंने दुनिया में किसी को भी मिलने वाली सबसे अच्छा शिक्षा प्राप्त की थी और दलित समुदाय के नेता बनने के लिए अच्छी तरह से तैयार थे। वह अपने समय के सर्वश्रेष्ठ दिमागों के साथ समान शर्तों पर बहस कर सकते थे और उन्हें मना सकते थे। वह कानून में विशेषज्ञ थे और एक प्रतिभाशाली वक्ता के रूप में ब्रिटिश आयोगों के सामने ठोस सबूत दे सकते थे। भीमराव ने अपने बाकी जीवन अपने कार्य के लिए समर्पित कर दिया। वे अपने फॉलोअर्स की बढ़ती संख्या के कारण जाने गए। उन अछूतों को जिन्हें उन्होंने जागृत करने का आग्रह किया, बाबा साहेब अम्बेडकर के रूप में शिक्षा के महान मूल्य और महत्व को समझाते हुए 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संघ की स्थापना की। इसने छात्रावास, स्कूल और निःशुल्क पुस्तकालय स्थापित किए। दलितों का जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा को सभी तक पहुंचाना था। जमीनी स्तर पर अवसर प्रदान किए जाने थे, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है।
शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व करना। 1927 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कोलाबा जिले के महाड़ में एक सम्मेलन की अध्यक्षता की। वहां उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने मन से ऊंच नीच के विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकें। हम तभी आत्म उन्नति प्राप्त कर सकते हैं जब हम आत्म सहायता सीखें और अपना आत्म सम्मान पुनः प्राप्त करें। अनटचेबिलिटी के अपमान और अन्याय के अपने अनुभव के कारण वे जानते थे कि न्याय दूसरों द्वारा नहीं दिया जाएगा। जो लोग अन्याय सहते हैं उन्हें अपने लिए न्याय प्राप्त करना चाहिए। बॉम्बे विधानमंडल ने पहले ही एक विधेयक पारित कर दिया था जिसके तहत सभी को सार्वजनिक पानी की टंकियां और कुओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। हमने देखा कि भीम को स्कूल, अपने कार्यालय और अन्य स्थानों पर पानी देने से मना कर दिया गया था। प्रदूषण के अंधविश्वासी डर के कारण सार्वजनिक जल सुविधाओं को हमेशा अछूतों से वंचित रखा गया था। महाड़ नगर पालिका ने 4 साल पहले ही स्थानीय पानी टंकी खोल दी थी, लेकिन अभी तक एक भी अछूत ने उससे पानी पीने या निकालने की हिम्मत नहीं की थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सम्मेलन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जुलूस का नेतृत्व किया और चौदार तालाब तक पहुंचे। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर पानी पिया। जब उन्होंने यह उदाहरण पेश किया तो हजारों अन्य लोगों ने उनका अनुसरण करने का साहस किया। उन्होंने तालाब से पानी पिया और इतिहास रच दिया। कई सैकड़ों वर्षों से अछूतों को सार्वजनिक पानी पीने से मना किया गया था। जब कुछ फर्न हिंदुओं ने उन्हें पानी पीते हुए देखा तो उन्हें लगा कि तालाब प्रदूषित हो गया है और उन्होंने हिंसक तरीके से सम्मेलन पर हमला कर दिया। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने जोर देकर कहा कि हिंसा से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने वचन दिया था कि वे शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत शुरू की। इसमें उन्होंने अपने लोगों से नासिक के काला राम मंदिर में प्रवेश के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सत्याग्रह करने का आग्रह किया। अछूतों को हमेशा हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने से मनाही थी। प्रदर्शन 1 महीने तक चला। फिर उन्हें बताया गया कि वे वार्षिक मंदिर उत्सव में भाग ले सकेंगे। हालांकि उत्सव में उन पर पत्थर फेंके गए और उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। साहसपूर्वक उन्होंने अपना शांतिपूर्ण आंदोलन फिर से शुरू किया। मंदिर को लगभग 1 साल तक बंद रहना पड़ा क्योंकि उन्होंने इसका प्रवेश द्वार अवरुद्ध कर दिया था। गोलमेज सम्मेलन। इस बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ चुका था। 1930 में भारत का भविष्य तय करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अछूतों का प्रतिनिधित्व किया। वहां उन्होंने कहा, भारत के दलित वर्ग भी ब्रिटिश सरकार की जगह जनता की और जनता द्वारा सरकार लाने की मांग में शामिल है। हमारी गलतियां खुले घाव बनकर रह गई और 150 साल के ब्रिटिश शासन के खत्म हो जाने के बावजूद उन्हें ठीक नहीं किया जा सका। ऐसी सरकार से किसी को क्या फायदा। जल्द ही एक दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। लंदन जाने से पहले बाबा साहेब अम्बेडकर ने बॉम्बे में गांधी से मुलाकात की। गांधी ने उनसे कहा कि उन्होंने बाबा साहेब द्वारा पहले सम्मेलन में कही गई बातें पढ़ी है। गांधी ने बाबा साहेब अम्बेडकर से कहा कि वे उन्हें एक सच्चे भारतीय देशभक्त के रूप में जानते हैं। दूसरे सम्मेलन में बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचिका की मांग की। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म ने हमें केवल अपमान और दुख दिया है। पृथक निर्वाचिका का मतलब होगा कि अछूत अपने उम्मीदवारों को वोट देंगे और उन्हें हिंदू बहुसंख्यकों से अलग वोट आवंटित किए जाएंगे। बॉम्बे से लौटने पर उनके हजारों फॉलोअर्स ने बाबा साहेब को हीरो बना दिया। भले ही उन्होंने हमेशा कहा था कि लोगों को उन्हें आदर्श नहीं बनाना चाहिए। खबर आई कि अलग निर्वाचिका दी गई थी। गांधी को लगा कि अलग निर्वाचिका हरिजनों को हिंदुओं से अलग कर देगी। यह सोचकर कि हिंदू विभाजित हो जाएंगे, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह कहते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दिया कि वे मरते दम तक भूख हड़ताल करेंगे। केवल बाबा साहेब अम्बेडकर ही गांधी की जान बचा सकते थे। अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग वापस लेकर पहले तो उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि अपने लोगों के लिए सरफरेस्ट करना उनका कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो। बाद में गांधी से मिलने गए जो उस समय यरौदा जेल में थे। गांधी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को समझाया कि हिंदू धर्म बदल जाएगा और अपनी बुरी प्रथाओं को पीछे छोड़ देगा। अंततः बाबा साहेब अम्बेडकर 1932 में गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र के बजाय दलित वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना था। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हो गया कि यह कुछ भी ठोस नहीं था। अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। इस समय तक बाबा साहेब ने 50,000 से ज़्यादा किताबों की लाइब्रेरी बना ली थी और इसे रखने के लिए उत्तरी बॉम्बे के दादर में राजगिरी नाम का एक घर बनवाया था। 1935 में उनकी प्यारी पत्नी रामाबाई का निधन हो गया। उसी साल उन्हें बॉम्बे के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। इसके अलावा 1935 में योला में दलितों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। बाबा साहेब ने सम्मेलन में कहा, हम मानवाधिकारों की न्यूनतम सीमा भी सुरक्षित नहीं कर पाए हैं। मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता,
लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी से आश्वासन देता हूं कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। यह पहली बार था जब बाबा साहेब ने अपने लोगों के लिए हिंदू धर्म से धर्मांतरण के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म के भीतर उन्हें केवल अछूत के रूप में जाना जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर को वाइसरॉय द्वारा श्रम मंत्री नियुक्त किया गया था। फिर भी उन्होंने अपनी जड़ों से कभी संपर्क नहीं खोया। वे कभी भ्रष्ट या कुटिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वे गरीबों में पैदा हुए हैं और गरीबों की ही जिंदगी जी चुके हैं। वे अपने दोस्तों और बाकी दुनिया के प्रति दृष्टिकोण में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेंगे। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का गठन 1942 में सभी अछूतों को एक संयुक्त राजनीतिक पार्टी में इकट्ठा करने के लिए किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माता। युद्ध के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान सभा में चुना गया ताकि वे तय कर सके कि भारत जैसे करोड़ों लोगों के देश में किस तरह से शासन किया जाना चाहिए, चुनाव कैसे होने चाहिए, लोगों के अधिकार क्या है, कानून कैसे बनाए जाने चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेना था और कानून बनाने थे। संविधान ऐसे सभी सवालों का जवाब देता है और नियम निर्धारित करता है। अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बाबा साहेब अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। संविधान सभा ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त समिति का अध्यक्ष बनाया। कानून, अर्थशास्त्र और राजनीतिक के उनके सभी अध्ययन ने उन्हें इस कार्य के लिए सबसे योग्य व्यक्ति बना दिया। कई देशों के संविधानों का अध्ययन, कानून का गहन ज्ञान, भारत और भारतीय समाज के इतिहास का ज्ञान, ये सब जरूरी थे। वास्तव में उन्होंने अकेले ही सारा भार उठाया। वे अकेले ही इस विशाल कार्य को पूरा कर सकते थे। संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद बाबा साहेब बीमार पड़ गए। बंबई के एक नर्सिंग होम में उनकी मुलाकात शारदा कबीर से हुई और अप्रैल 1948 में उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। 4 नवंबर 1948 को उन्होंने संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया और 26 नवंबर 1949 को इसे भारत के लोगों के नाम पर अपनाया गया। उस दिन उन्होंने कहा, मैं सभी भारतीयों से जातिवाद को त्याग कर एक राष्ट्र बनाने की अपील करता हूं, जिसने सामाजिक जीवन में अलगाव लाया है और ईर्ष्या और घृणा पैदा की है। बौद्ध धर्मांतरण। 1950 में वे श्रीलंका में बौद्ध सम्मेलन में गए। वहां से लौटने पर उन्होंने बंबई के बौद्ध मंदिर में भाषण दिया। अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोगों को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। मैं अपना शेष जीवन भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान और प्रसार के लिए समर्पित करने जा रहा हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1951 में सरकार से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने महसूस किया कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जिन सुधारों की इतनी बुरी तरह से आवश्यकता थी उन्हें अस्तित्व में नहीं आने दिया गया था। अगले 5 वर्षों तक बाबा साहेब ने सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों के खिलाफ एक अथक लड़ाई जारी रखी। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने एक समारोह में एक विशाल सभा का नेतृत्व किया जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया गया। वर्तमान में यह स्थान दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। वे जानते थे कि बौद्ध धर्म भारतीय इतिहास का एक सच्चा हिस्सा है और इसे पुनर्जीवित करना भारत की सर्वश्रेष्ठ परंपरा को जारी रखना है। अनटचेबिलिटी सिर्फ हिंदू धर्म की देन है। बाबा साहेब अम्बेडकर की मृत्यु। केवल 7 सप्ताह बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर का दिल्ली स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को बॉम्बे ले जाया गया। अंतिम संस्कार के जुलूस में 2 मील लंबी भीड़ शामिल थी। उस शाम दादर कब्रिस्तान में प्रमुख नेताओं ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। बौद्ध रीति रिवाजों के अनुसार चिता को जलाया गया। इसे देखने के लिए 5 लाख लोग मौजूद थे। वर्तमान में यह स्थान चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भारत के महानतम सपूतों में से एक का जीवन समाप्त हो गया। उनका कार्य भारत के लाखों वंचितों और उत्पीड़ितों को उनके मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने उनकी पीड़ा और उनके साथ की गई क्रूरता का अनुभव किया। उन्होंने अपने समय के महानतम व्यक्तियों के साथ समान स्तर पर खड़े होने के लिए बाधाओं को पार किया। उन्होंने अपने संविधान के माध्यम से आधुनिक भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका कार्य और मिशन आज भी जारी है। हमें तब तक आराम नहीं करना चाहिए जब तक हम समान नागरिकों के साथ शांति से रहने वाले सच्चे लोकतांत्रिक भारत को नहीं देख लेते।